दोस्तों, आज जो मैं एनिमे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो कहानी है डो यूनिवर्स की, जहाँ पर एक तरफ तो है बैटल थ्रू दी हेवन का जावियान, सब लोगों की आंखों के सामने चमकता हुआ एक सितारा, और दूसरी तरफ ये कहानी है हमारे ड्रैगन प्रिंस युआन की। अब इसके बारे में लेजेंडरी कहानियां तो काफी ज्यादा मशहूर हैं कि प्रिंस ड्रैगन से बचपन में ही उसकी डेस्टिनी छीन ली गई थी, और वो बच्चा जो इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुआ था उसे मजबूरन एक साधारण जिंदगी गुजारनी पड़ी। और उसके साथ ही उसकी बॉडी में एक ड्रैगन किलिंग पॉइजन था जो कि हर वक्त उसे तड़पाता रहता था। उसकी मौत भी किसी भी वक्त हो सकती थी। लेकिन हमारा ड्रैगन प्रिंस युआन यहाँ पर किसी भी चीज से हार नहीं मानता और अपनी कल्टीवेशन का प्रोसेस जारी रखता है, जिससे वो गोल्ड कॉइन सेंट में तब्दील हो जाता है। और एक यूजलेस इंसान से एक बेस्ट कल्टीवेटर बनने के बाद उसने अपने तमाम दुश्मनों से चुन चुन कर बदला भी लिया। फिर दोस्तों, ये स्टोरी हमें शुरुआत से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक लड़के को दर्द से तड़पता हुआ देखते हैं और उसकी मदर प्रिंसेस को भी देखते हैं, जो कि उसके किलिंग पॉइजनस को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी अपने ब्लड के थ्रू। और इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर प्रिंसेस को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था और एकदम वो पीछे जाके गिरी थी, और इसमें से रेड एनर्जी निकलते हुए आसमान में जाके एक रेड ड्रैगन बन गया, और वो रेड ड्रैगन थोड़ी ही देर बाद ब्लास्ट होकर दोबारा फिर से युआन की बॉडी में समा गया। अब जैसे ही यहाँ पर युआन शांत हो जाता है तो डॉक्टर भी उसको चेक करके उसके फादर ज़ाओ किंग को बताते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखने में तो ऐसा लगता है कि 3 साल तक का वो ड्रैगन दोबारा फिर से अटैक नहीं करेगा। तो ज़ाओ किंग यहाँ पर परेशान होते हुए डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आपने युआन की बॉडी में मेंटेरियन देखे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि नॉर्मल बच्चों में ये 8 मेंटेरियन पाए जाते हैं, भले वो 8 मेंटेरियन ओपन हो ना हो, लेकिन उनमें डिटेक्ट तो हो ही जाते हैं। लेकिन युआन के मसले में ये केस बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि इसमें एक भी मेंटेरियन नहीं पाया जा रहा, जिसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी कल्टीवेशन करके खुद को मजबूत नहीं कर पाएगा। डॉक्टर की बात सुन के उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर यहाँ पर क्वीन से कहते हैं कि आपको खुद को संभालने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही आप अपना काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर चुकी हैं। तो क्वीन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह अपने बेटे की जान बचाऊं। हर 3 साल के बाद ये ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और हर 3 साल के बाद ये हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर युआन ने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग ना बनाया कि वो 3 साल के बाद उस ड्रैगन का अटैक झेल सके, तो उसकी मौत भी वाकया हो सकती है। ये बात सुनते हुए तो युआन भी उठ जाता है और कहता है कि इसका मतलब जीने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। फिर युआन अपने माँ बाप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पेरेंट्स, मुझे ये बताएं कि ये पॉइजन मेरे अंदर आया कहाँ से। फिर उसके फादर प्रिंस हिम्मत करके उसे बताते हैं कि क्या तुम ग्रेटफुट एम्पायर के बारे में जानते हो। तो युआन अपने फादर से कहता है कि हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूँ। आज से 10-12 साल पहले उन्होंने ही ये ग्रेट एम्पायर बिल्ड किया था। तो ज़ाओ किंग के फादर ये सुनते हुए जवाब देते हैं कि आज से 10-12 साल पहले ये फैमिली हमारे मिनिस्टर्स के तौर पे हमारे बॉर्डर्स को संभाला करती थी, और ग्रेट वुड एम्पायर से पहले ज़ियाओ वुड एम्पायर भी था। अब ये बात सुन के ज़ियाओ को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि ये बात तो उसने कभी सोची भी नहीं थी कि उसकी फैमिली भी इतनी ग्रेट हो सकती थी। फिर उसके फादर द किंग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि तुम्हारी पैदाइश से पहले ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा था, और ये वो रात थी जिस रात तुम पैदा होने वाले थे। इसी के साथ ही हमें 13 साल पहले का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किंग को देखते हैं जो कि पैलेस के बाहर अपने गार्ड्स के साथ अपने बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त अपने पैलेस के ऊपर उन्हें गोल्डन कलर का ड्रैगन नजर आता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इस बात का मतलब तो ये हुआ कि क्वीन ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके पास गोल्डन ड्रैगन बॉडी का वरदान है, और साथ ही साथ उस बच्चे के ऑटोमेंटेरियन भी साथ में ही ओपन होंगे। सब लोग तो यहाँ पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन ये खुशी उनकी पल भर में ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि आसमान के ऊपर इसी वक्त हमें 2 और ड्रैगन नजर आते हैं, जिसमें एक तो सिल्वर बॉडी पाइथन था और दूसरा सिल्वर बॉडी बर्ड था। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जुड़वा बच्चों ने उसी वक्त जन्म लिया था। उसी के साथ इन लोगों के ऊपर गोल्डन एरोस ने अटैक करना शुरू कर दिया था। किंग यहाँ पर फाइटिंग करते हुए हवा में आ जाते हैं और कहते हैं, वुड ड्रैगन, तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, और तुम मेरे साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो। तो वो जुआन भी हवा में सामने आके कहता है कि पिछले 100 सालों से मेरी वो फैमिली तुम्हारे जुआन फैमिली की खिदमत करती आई है, और हम तो बस इस गोल्डन ड्रैगन का ही वेट कर रहे थे। ये बात सुनते ही जुआन किंग वुड किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि नीचे से भी वुड आर्मी ने जुआन आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया था, और वुड किंग और जुआन किंग यहाँ पर हवा में ही लड़े जा रहे थे। तो वुड किंग उसे कहते हैं कि एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि हमारी फैमिली को एशियन टाइम से ही एक भविष्यवाणी करके दी गई थी, जिसमें हमें बताया गया था जब एक गोल्डन ड्रैगन नजर आएगा तो एक पाइथन और एक गोल्डन स्पैरो मिलके उससे उसकी डेस्टिनेशन छीन लेंगी, और इसी के साथ ही वुड फैमिली की तकदीर बदल दी जाएगी। अब यहाँ पर ज़ियाओ किंग तो उसके ऊपर और भी ज्यादा जोर से अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन वुड किंग के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था।
वू जुआन यहाँ पर जैसे ही देखता है कि किंग की पावर तो काफी ज्यादा कम पड़ रही है, तो वो उसे हवा में आके कहता है, क्योंकि आज के दिन आपकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके पास गोल्डन ड्रैगन की स्पिरिट है, और आज के दिन ही मेरी बीवी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से एक के पास तो पाइथन की स्पिरिट है और दूसरे के पास बर्ड की स्पिरिट है। किंग को उसकी बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी स्पिरिट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। ज़ाओ किंग भी उसके अटैक को रोकते हुए से कहता है कि तुम्हें एक बात तो जरूर पता होगी कि जो बच्चे एक ही साल में, एक ही महीने और एक ही दिन में पैदा होते हैं, उन बच्चों में इस किस्म की एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के फेथ को यानी कि किस्मत को चुरा सकते हैं, और आज के दिन ही मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हारी किस्मत को चुरा लूंगा। तो किंग भी जुआन से कहते हैं कि भले तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे के पास भी नहीं फटकने दूंगा। तो जुआन उसे कहते हैं, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अकड़ रहे हो, लेकिन आज के दिन ही मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ दूंगा, क्योंकि काफी सालों से तो मैं इस बात का इंतजार कर रहा था। फिर हमें जल्दी इस बात का भी पता चल जाता है कि वू फैमिली की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि यहाँ पर जू फैमिली की आर्मी भी वू फैमिली की आर्मी के साथ लड़ते लड़ते काफी ज्यादा हार मान रही थी, और दूसरी तरफ जुआन किंग भी वू किंग के अटैक को रोक नहीं पा रहा था और बार बार घायल होता जा रहा था, और उन दोनों की आपस में फाइटिंग करने की वजह से हर तरफ काफी ज्यादा तबाही भी फैल रही थी। फिर ज़ाओ किंग यहाँ पर गुस्से में आके कहते हैं, 100 साल तक मेरी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली की खिदमत की, लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। ये कहकर वो एक जोरदार अटैक ज़ाओ किंग के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ भी कट जाता है और दूर चट्टान के साथ जाके लगते हैं, जिसकी वजह से जू किंग तो काफी हद तक हार मान ही चुके थे। तो यहाँ पर वू ड्रैगन भी एकदम हवा में आके उसे कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें मेरे साथ हॉली ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें अपनी आर्मी और अपनी पूरी फैमिली को लेके ग्रेट ज़ाओ कॉन्टिनेंट से बाहर जाना होगा, और 100 साल तक तुम यहाँ पर वापस नहीं आ सकते, और 100 साल तक मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा। अब ज़ाओ किंग यहाँ पर काफी ज्यादा निढाल हो चुके थे, इसीलिए उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मानना ही पड़ता है। फिर वू जुआन यहाँ पर एक रिचुअल अटेंड करने के लिए आता है, जहाँ पर एक तरफ तो वो ड्रैगन किंग को रखता है और दूसरे 2 पिलर्स पर अपने बच्चों को। अब इस रिचुअल के स्टार्ट होते ही हवा में यहाँ पर 2 बीस्ट बन जाते हैं, जिसमें से एक तो बहुत बड़ा पाइथन था और दूसरा स्पैरो स्पिरिट थी, और फिर यहाँ पर जुआन का भी गोल्डन ड्रैगन समन किया जाता है। अब वो दोनों पाइथन तो इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से गोल्डन ड्रैगन की सारी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये देखते हुए वो जुआन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि फाइनली उसके दोनों बच्चों ने यहाँ पर प्रिंस ड्रैगन की सारी एनर्जी को ले लिया था। फिर यहाँ पर वो जुआन देखता है कि ड्रैगन प्रिंस यानी कि जुआन के अंदर से रेड कलर की फॉर्मेशन एनर्जी निकल रही थी। ये देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैंने तो इस बच्चे की सारी एनर्जी ले ली, फिर ये रेड कलर की एनर्जी क्या है। तो दोस्तों ये वही रेड एनर्जी है जिसे रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन कहा जाता है, जो कि युवान की बॉडी में कर दिया गया था। फिर यहाँ से ही सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग अपने बेटे को बता रहे थे कि यही वो टाइम था जब तुम्हारे 8 रिचुअल्स को बंद कर दिया गया था। फिर यहाँ पर क्वीन भी रोने लगती है और अपने बेटे से कहती है कि सॉरी हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके। ये कहते हुए उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, तो युवान उन्हें पकड़ के अपने पास ही बिठा लेता है। तो डॉक्टर उनको बताने लगते हैं कि बेशक वो तुम्हारी तबीयत नहीं बचा सके, लेकिन तुम्हें बचाते बचाते उन्होंने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी खो दी, और तुम्हारी माँ तुम्हें जीने के लिए तो 3 साल दे देती है, लेकिन ये उनकी अपनी जिंदगी के कितने साल खा गया, और ऐसा लगता है कि मिस कीन्यू अब 10 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रहेंगी। इतनी सारी बातें सुनने के बाद मिस कीन्यू डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। ये सारी बातें सुनकर युवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने मेरी फैमिली के साथ कितना बुरा किया। तो वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या मैं युवानशी बन सकता हूँ। युवान से दरअसल दोस्तों कल्टीवेशन का वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी इंसान अपने आप को ताकतवर बना सकता है। तो किंग अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम युवानशी क्यों बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि उसने हमारे साथ 100 साल का एग्रीमेंट किया है, तो जरा सोचें कि 100 साल के बाद वो अगर यहाँ पर दोबारा आ गया तो हमारे साथ फाइटिंग करेगा, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाएंगे, तो हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। इसीलिए मैं ये सब कुछ अपने बलबूते पे रोकना चाहता हूँ। उसकी फादर को उसकी बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी इसमें पूरी मदद करूंगा, लेकिन मैं इस बात के बारे में श्योर नहीं कि ये काम पूरा करेगा। तो युवान भी उसे कहता है कि चाहे कोई एक छोटी सी भी उम्मीद हो फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है कल मुझे सेस्टरलैंड में मिलो, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसको यूज करते हुए हम तुम्हारे मेंटेरियन को दोबारा फिर से ओपन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे वादा करो कि तुम हेवनली मार्स को सीखना नहीं छोड़ोगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूं कि कल्टीवेशन करने के 2 ही तरीके हैं। पहले तरीके में तो आप अपने 8 मेंटेरियंस को बारी बारी करके ओपन कर सकते हो, और इस तरह से आप उसमें अपने हेवन और अर्थ की एनर्जी को स्टोर करते हुए अपने आप को मजीद ताकतवर भी बना सकते हो, और इस तरीके कार को युवानशी या इमोर्टल्स भी कहा जाता है। और दूसरा तरीका है यहाँ पर ओरिजिनल टेक यानी कि हेवनली मार्स का, और ये स्पेशल किस्म के सिंबल होते हैं जिसे सीखते सीखते जैसे ही वो बंदा मास्टर कर लेता है तो वो अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। जिसमें से पहला तो है मेटल स्किन मास्क, और दूसरा है लाइफ बॉडी मास्क, और तीसरा है रैबिज बुल मार्क। अब इसमें से सपोज करो अगर युवान ने अपनी बॉडी के ऊपर रैबिज बुल मार्क लगा लिया तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर इसी तरह उसने अपने पैरों के ऊपर लाइटनिंग बुल मार्क लगा लिया तो उसकी रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाएगी।
और इसी तरह से अगर वो मेटल स्टील मार्क अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इन सारे मार्क्स को कहते हैं ओरिजिनल टेक या फिर हेवनली मार्क्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर किंग अपने बेटे को बता रहे थे इन सारी टेक्स के बारे में, तो वो भी कहता है कि फादर आप परेशान ना हो, मैं इन सारे टेक को बहुत ही अच्छे से सीखूंगा। तो यहाँ पर हमें 6 माह बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवान को एक टीचर अपने ब्रश की मदद से कुछ ड्रॉ करना सिखा रहा था और वो था हेवनली मास्क, और वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ भी कर रहा था। ये देखते हुए उसके टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, और ये वो मास्क था जिसको वो यूज करते हुए अपनी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ा सकता था। फिर यहाँ पर ही युवान के पास एक लड़की आके बैठती है जिसका नाम यूवी था। तो युवान उससे पूछता है कि अब तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं, तो वो कहती है कि वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूवी को देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडफादर के लिए डॉक्टर की दुकान के बाहर रोते हुए भीख मांग रही थी कि कोई उसको मेडिसिन ले दे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। फिर युवान यहाँ पर उसकी मदद करता है और अपने फादर किंग के साथ मिलकर इस एकेडमी में उसका एडमिशन भी करवाता है। फिर युवान उसे कहता है कि मिस यूवी तुम काफी अच्छी हो, तुमने इतना जल्दी इतना कुछ सीख लिया, बल्कि काफी ज्यादा पुराने डिसाइपल्स को भी पीछे छोड़ दिया। और अगर तुम इसी तरह से मेहनत करती रही तो 2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम है, अगर तुमने उसे पास कर लिया तो तुम्हें इनर एकेडमी में भी मूव कर दिया जाएगा। तो वहाँ बैठा हुआ एक लड़का यूलिन इस बात पे हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यूवी ये कर पाएगी, और साथ में उसके हाथ में यूवी का जेट पैडल भी था। तो युवान यूवी की तरफ देख के कहता है कि तुम्हारा जेट पैडल उसके हाथ में क्या कर रहा है। उसकी बात सुन के एक दूसरा लड़का आके उसे सारी कहानी बताने लगता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आदमी आया और तुम्हारे फादर के बारे में काफी बुरा भला बोल रहा था। तो इस बात पे मिस यूवी को काफी गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम्हें माफी मांगनी होगी, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइटिंग करोगी और तुम जीत जाती हो तो मैं किंग से माफी मांगूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें अपना जेट पैडल मुझे देना होगा। तो यूवी यहाँ पर उस फाइटिंग में हार जाती है, जिसकी वजह से उसका जेट पैडल उस आदमी को मिल जाता है, और वो आदमी लिंची था। ये बात सुन के जाओ जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो फिर अपना पेंडेंट भी दाव पे लगाते हुए उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ फाइटिंग करना होगी, जो भी विन करेगा उसे ये दोनों ही पेंडेंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही वो लोग फाइटिंग के लिए बाहर आते हैं तो सब लोग कह रहे थे कि यूली तो इस फाइट को इजीली जीत जाएगा क्योंकि उसके 2 कंटेंजेंट ओपन हैं, जबकि युवान का तो एक भी नहीं। तो यूली उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम मुझसे माफी मांग सकते हो। तो युवान भी उसे कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद ना करो, फाइटिंग में जो भी होगा वो हम दोनों ही देख लेंगे। अब ये देखते हुए यूलिन को भी गुस्सा आ जाता है और उसके बाद इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो गई थी। फाइटिंग के दौरान यूली यहाँ पर अपने दोनों मेडिटेट को ओपन कर लेता है, जबकि हम लोग जामियान को भी देखते हैं कि उसने भी फाइटिंग में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला था, इसीलिए उसने भी अपनी रैपिड बुल मार्क पावर की स्पीड को इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को इजीली डॉज करते हुए उसे पीछे गिरा देता है। और फाइनली इन दोनों के दरमियान में जबरदस्त मुकाबला होता है, जिसकी वजह से जावियान विन करता है और उसके हाथ से दोनों पेंडेंट ले लेता है। फिर उसे कहता है तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम 2 दिन बाद होने वाली टेस्ट फाइटिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि अगर तुम मुझ जैसे इंसान से हार सकते हो जिसके कोई भी मेडिटेट ओपन नहीं, और वहाँ पर तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे फाइटर होंगे, इसीलिए वहाँ पर जाके तो तुम अपना नाक ही कटवाओगे। फिर एकेडमी के बाकी लोग भी इन दोनों की फाइटिंग को देख के काफी हैरान होते हैं। यूली यहाँ पर उस पेंडेंट को पाके काफी खुश थी और उसको थैंक यू बोलती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जावियान को अपने फादर किंग के साथ सेसरलैंड में देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर बता रहे थे कि मुझे अपने बाप दादा से इस बात का पता चला है कि यहाँ पर सीक्रेट हिडन पावर्स छुपी हुई हैं। और फिर जावियान उस फॉर्मेशन के पास खड़ा हो जाता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है। अगर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है तो तुम्हारे मैंडेट भी ओपन हो सकते हैं। और मैं तुम्हें ये भी बताता चलूं कि इस फॉर्मेशन का यूज हमारी फैमिली में पहले किसी ने नहीं किया, और अब ये एक्टिवेट होती है या नहीं इस बात का मुझे खुद भी नहीं आइडिया। तो जावियान यहाँ पर ऐसे ही करता है, अपना ब्लड का ड्रॉप वहाँ पर गिराता है, लेकिन थोड़ी देर तक वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता। तो वो भी काफी परेशान होता है और उसके फादर भी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो गई थी और यहाँ पर जावियान के इर्द-गिर्द एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। जाओ किंग भी ये सब कुछ देख के काफी हैरान था, क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था। फिर देखते ही देखते जावियान के ऊपर काफी लाइटनिंग अटैक्स होना शुरू होते हैं, जिनकी वजह से वो साइड पे हो जाता है और अपने फादर से पूछता है कि ये सब क्या है। उसके फादर कहते हैं मैं इस सब के बारे में नहीं जानता। फिर देखते देखते गोल्डन अटैक काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि उसको ये टेस्ट क्लियर करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो उसके फादर कहते हैं तुम इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाओ, हम कोई और रास्ता देखते हैं, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। फिर अचानक से गोल्डन फॉर्मेशन के अटैक की वजह से वो घायल होकर वहाँ पर ही गिर जाता है। तो उसकी नजरों के सामने अपनी माँ बाप की कंडीशन सारी घूम रही थी और देख रहा था कि उसकी फैमिली ने कितना ज्यादा सफर किया है। एकदम ताकत जमा करके उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कभी भी हार नहीं मानूंगा। और फिर अपनी सारी पावर को जमा करके दोबारा फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और ना ही पीछे हूँगा। यही तो उसका टेस्ट था, जहाँ पर उस फॉर्मेशन ने देखना था कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ उसके फादर किंग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर जावियान भी कहता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए, बस एक मौका चाहिए, मैं अपनी फैमिली को सेव करना चाहता हूँ। फिर अचानक से यहाँ पर वो फॉर्मेशन जावियान को टेलीपोर्ट करके एक अलग ही डोमेन में भेज देती है। जावियान जैसे ही होश में आता है तो वो तो एक अलग ही दुनिया में था, जहाँ पर उसके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। दूसरी तरफ उसके फादर भी जावियान को ढूंढते हुए आवाजें लगा रहे थे कि आखिर तुम कहाँ पर गए हो।
यहाँ पर वो लड़की जावियान को देख के कहती है तुम्हें दूसरा मौका मिलने जा रहा है। जावियान उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि लेडी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि यहाँ पर मुझे एक लड़का मिलेगा, इसलिए मेरे पीछे चलो। वो उसके पीछे चलता है, कहता है मुझे अपना नाम तो बता दो। वो उसे अपना नाम नहीं बताती, लेकिन हमें बताया जाता है कि उसका नाम योयो है। उसका एक बहुत ही प्यारा सा पेट भी था। जावियान उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आके एक चट्टान के ऊपर जोर से पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो चट्टान रेजा रेजा हो गई थी। ये देख के जावियान काफी हैरान हुआ था कि ये छोटा सा बड्डी कितना बड़ा बीस्ट है। फिर जावियान उस लड़की के पीछे चलते हुए एक जगह पर आता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे देखते ही कहते हैं कि अच्छा तुम हो वो गोल्डन ड्रैगन, और तुम्हारा फेट भी तुमसे छीन लिया गया, और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी में अब रिसाइनमेंट किलिंग पॉइजन भी है, और तुम्हारे 8 मेंडेनियन में से एक भी ओपन नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या भी हो सकती है। जावियान यहाँ पर ये सारी बातें सुन के काफी हैरान होता है कि ये सीनियर काफी पहुंची हुई है। इन्होंने तो मुझे देखते ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स को गेस कर लिया। तो जावियान भी यहाँ पर काफी रिस्पेक्टफुल वे में खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अपने 8 मेंडेनियन वापस लेने आए हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे 8 मेंडेनियन वापस पाने में तुम्हारी हेल्प करूँ। तो जावियान कहता है सीनियर, मैं नहीं जानता कि मैं आपको अपनी कौन सी क्वालिफिकेशन शो करूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उसकी बात सुन के वो भड़क के उसे अपना थोड़ा पास करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो जावियान कहते हैं इस बात के बारे में मैं नहीं जानता, इस बात को बेहतर आप ही जानते होंगे। तो ग्रैंडफादर कहते हैं अच्छा ठीक है, वैसे तो तुम एक छोटे बच्चे की भी हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम योयो को अपने साथ ले जाओ और तुम इसकी हिफाजत करो। ये सुनते हुए योयो भी कहती है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारी दुनिया में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी वजह से उनके साथ फाइटिंग करने के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। तो याया अपने ग्रैंडफादर से ये भी कहते हैं कि लड़का बहुत ज्यादा कमजोर है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अभी के लिए लड़का बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फ्यूचर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो याया कहती है क्या मैं आपको फ्यूचर में मिल सकूंगी। फिर ग्रैंडफादर की खामोशी से हमें पता चलता है कि उनके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो उनकी लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। फिर जावियान यहाँ पर ग्रैंडफादर से कहता है कि अगर आप इस लड़की की जिम्मेदारी मुझे देते हैं तो कोई भी अगर दुश्मन इसकी तरफ बढ़ेगा तो उसे सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगी, और मैं इसकी हिफाजत करने के लिए कभी भी अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। ग्रैंडपा उसकी बात सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन बनाते हुए इसे एक अलग ही दुनिया में भेज देते हैं, जहाँ पर एक रेड किस्म का आदमी उसे आके फाइटिंग करना शुरू करता है। और जावियान भी यहाँ पर अपना रैपिड बुल मार्क यूज करते हुए उस बीस्ट के साथ फाइटिंग शुरू करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। और उस फाइटिंग के दौरान उस रेड बीस्ट की एनर्जी उसके अंदर जाती है, तो उसे पता चलता है कि इससे उसके मेंडेनियन ओपन हो रहे हैं। तो उसे सारी बात की समझ आ गई कि अब वहाँ पर काफी ज्यादा रेड मॉन्स्टर्स आ चुके थे, और जावियान के पास यहाँ पर 3 टोटली हेवनली मार्स थे, जिन्हें यूज करते हुए उसने काफी ज्यादा बीट्स का मुकाबला कर लिया, लेकिन उसकी वजह से वो खुद भी नीचे गिरता चला जा रहा था। फिर जावियान यहाँ पर सोचता है कि उसकी तीनों एनर्जीज इतनी देर टिक नहीं पाएंगी। दूसरी तरफ उन मॉन्स्टर्स ने भी एक बहुत बड़ा सा पाइथन बना दिया था और जावियान उनके ऊपर एक ही अटैक करता है। फिर उस रेड मॉन्स्टर के खत्म होते ही सारी की सारी एनर्जी ने जावियान को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन जावियान यहाँ पर किसी भी सूरत में हार नहीं मान रहा था, क्योंकि उसके जहन में बस एक ही ख्याल था कि मुझे अपने माँ बाप का बदला लेना है। और अपनी फैमिली के बारे में सोचते ही उसकी सारी पावर्स उसके अंदर दोबारा फिर से वापस आ जाती हैं, और वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ पर वो आंखें खोलता है तो वापस अपनी दुनिया में आ चुका था। फिर जावियान ग्रैंडफादर से पूछता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। वो उसे बताते हैं कि अपनी बॉडी में चेक करो, लगता है तुम्हारे 8 मेंडेनियन ओपन हो चुके हैं। जावियान चेक करता है तो उसके मेंडेनियन ओपन हो चुके थे। ये देखते ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो ग्रैंडपा बताते हैं जिस टेस्ट से तुम अभी गुजरे हो उसे पास करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन तुमने इसे पास किया, इसीलिए तुम्हारे मेंडेनियन ओपन हो चुके हैं, वरना तुम्हारी मौत ही हो जानी थी। फिर ग्रैंडपा उसे ये भी कहते हैं कि अभी ये ब्लॉक है, लेकिन इन्हें दोबारा फिर से यूज करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी नॉर्मल लोगों को करनी होती है उससे भी ज्यादा। फिर ग्रैंडपा उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपने साथ साथ याया को भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगी। फिर जावियान यहाँ पर ग्रैंडपा से कहता है कि आप मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक भी सिखा दें। तो वो उसे कहते हैं मैं किसी आउटसाइडर को अपनी सीक्रेट टेक्निक क्यों सिखाऊं। तो वो नीचे झुकते हुए कहता है कि मैं आपका डिसाइपल बन जाता हूँ, फिर तो आप मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक जरूर ही सिखाएंगे। उसकी बात सुन के ग्रैंडपा इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि वैसे भी किस्मत ने मुझे तुमसे मिलवा ही दिया है, तो मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक भी सिखा ही देता हूँ, और अपनी सारी सीक्रेट टेक्निक्स उसको सिखा देते हैं। फिर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि इन सारी टेक्निक्स का यूज तुम सिर्फ तब ही कर सकते हो जब तुम अपने 8 मेंडेनियन को ओपन कर लोगे, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक यानी कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को तुम पहले भी यूज कर सकते हो। फिर ग्रैंडपा उसे ये भी कहते हैं कि जब तुम फाइटिंग कर रहे थे तो मैंने देखा था कि तुम्हारे पास हेवनली मार्स टेक्निक भी है, तुम्हें इस वाली टेक्निक में भी इंटरेस्ट है। वो कहता है कि जी। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा उसे एक और भी टेक्निक पास आउट कर देते हैं, जिस टेक्निक का नाम था क्रियोस डिवाइन लिंक एप्रिसिएशन टेक्निक था। ये सारी टेक्निक्स उसमें पास आउट करने के बाद वो उसको एक ब्रश भी दे देते हैं जिसका नाम था डिवाइन ब्रश, और वो उसे ये भी कहते हैं कि क्योंकि अब तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट था। अब जावियान यहाँ पर उस ब्रश को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो एक गोल्ड लेवल के कल्टीवेटर का ब्रश था। फिर ग्रैंडपा
उसे ये भी बताते हैं कि इस ब्रश के ऊपर 9 एलिमेंट बने हैं जिसे तुम 9 डिफरेंट एनर्जीज देके एक्टिवेट कर सकते हो और इसीलिए तुम्हें इस ट्रेन युआन ब्रश की काफी ज्यादा केयर करनी होगी। तो यहाँ पर युआन उन्हें कहता है कि ग्रैंडपा क्या आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि अब तो मैं आपका डिसाइपल भी बन चुका हूँ। फिर ग्रैंडपा उठ के खड़े होकर उसे अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम है केंग युआन, और फिर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें योयो को लेकर यहाँ से जाना होगा। फिर ग्रैंडपा योयो से कहते हैं कि तुम्हारे मन में काफी ज्यादा सवाल होंगे, लेकिन यकीन मानो मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ और इस लड़के के साथ जाना ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। फिर उसे एक लिक्विड देते हुए कहते हैं कि जब भी ये लॉकेट शाइन करना शुरू करे तो समझ जाना कि मेरे दुश्मनों ने तुम्हें ढूंढ लिया है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर उन दोनों के दरमियान में एक बहुत ही जबरदस्ती फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर बाद वो अपने वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। उन लोगों के जाते ही ग्रैंडपा सोचते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट टाइम पे मुझे कोई डिसाइपल भी बनाना पड़ेगा और अब मुझे फाइटिंग भी करनी है। ये कहते ही आसमान के ऊपर हमें कुछ फॉर्मेशन नजर आते हैं जिसमें गोट लेवल के 3 मास्टर नीचे आते हुए नजर आते हैं और उसे देखते ही कहते हैं कि मास्टर किंग तुम यहाँ पर छुप के बैठे हो, अब जल्दी से हमारे हवाले उस लड़की को कर दो, हो सकता है कि हम तुम पे थोड़ा रहम कर दें। तो यहाँ पर सारी लड़ाई तो सिर्फ उस योयो की वजह से थी। तो यहाँ पर मास्टर उन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरी पावर्स को देखना चाहते हो तो नीचे आके मुझसे फाइटिंग करो। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर तो काफी ज्यादा हेवनली मार्क्स भी थे और उन्होंने अपनी ये वाली सारी पावर तो युआन में भी फॉरवर्ड कर दी है, यानी कि आने वाले वक्तों में युआन भी उनके ही जैसा पावरफुल होगा। फिर यहाँ पर उन गॉडली कल्टीवेटर में से पहला आगे आता है तो मास्टर उसे बहुत इजीली पकड़ के उसका सर घुमा घुमा के उसे दे मारते हैं। फिर मास्टर यहाँ पर एक स्पेस टाइम पोर्टल भी ओपन कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग अपनी फाइटिंग के दौरान उस वर्ल्ड को तबाह बर्बाद कर दे जहाँ पर वो रह रहे थे। और मास्टर यहाँ पर उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे थे। उन्हें लगा कि वो तीनों मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तो वो तीनों ही अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए एक कंबाइन फॉर्मेशन तैयार करके मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मास्टर उसे भी बहुत इजीली डॉज कर देता है। और ये अटैक तो मास्टर ने सिर्फ अपनी एक उंगली के साथ ही किया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फॉर्मेशन क्रिएट हुई थी और वहाँ पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट भी हो रहे थे। फिर जाओ युआन यहाँ पर जैसे ही योयो को अपने घर पे लेके आता है तो उसकी मदर काफी ज्यादा फिक्र करते हुए उसे खाना खिला रही थी। फिर यहाँ पर उसकी मदर याओ को भी खाना सर्व करती हैं और उसके पेट को भी। वो उस खाने को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और जाओ किंग अपने लिए एक कप में वाइन भरने लगते हैं। तो यहाँ पर योयो उसकी स्मेल लेते हुए कहती है कि ये वाइन बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही है, मैं इसे पीना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मदर उसे मना करती है कि ये वाइन लड़कियों के लिए नहीं है, तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे इसे पीना है। फिर जाओ किंग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता तो वो भी उसे वाइन का जग पकड़ाते हैं और वो भी पूरा जग ही पी जाती हैं। तो याया कहती है ये वाइन तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो उसकी मदर कहती है जाओ किंग तुमने एक बच्ची को बिगाड़ दिया है। ये बात करते करते उसकी मदर को काफी ज्यादा कफ शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर याया ये देखती है कि इनकी एनर्जी काफी लो है। ये देखते हुए याया जल्दी से अपने पास एक जेट लोटस फ्लावर निकाल के उनको देती है और उनसे कहती है कि आप ये पिल ले लें, इससे आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो उसकी मदर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तो जाओ यान भी उन्हें कहता है कि मदर आपको ये पिल ले लेनी चाहिए और याया का एहसान मैं किसी और तरह से भी उतार दूंगा और अभी के लिए आपकी सेहत हम सबके लिए ज्यादा जरूरी है। उसी वक्त यहाँ पर एक आदमी आके किंग को खबर देता है कि एक इमरजेंसी हो गई है और हेडमास्टर चूटियांगी आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि एल्डर चाओ से मिल रहे थे, जो कि दरअसल ग्रेट जाओ एकेडमी का एक हेडमास्टर है जो कि ग्रेड सी का इंचार्ज भी था। वो यहाँ पर आज इसीलिए आया था ताकि किंग को बता सके कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है और जल्दी ही बिग फाइट होगी जिसमें जाओ एकेडमी के सभी स्टूडेंट एक दूसरी क्लास के साथ कम्पीट करने वाले हैं। और आप तो इस बात के बारे में जानते हैं कि जो भी क्लास विन करेगी उसी के पास सारे रिसोर्सेज जाएंगे और क्लास सी की रेपुटेशन तो पहले ही काफी ज्यादा डाउन होती जा रही है और क्लास बी के एल्डर मास्टर के इरादे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि पिछले 2 सालों से क्लास बी ही जीतती आ रही है और इस दफा भी अगर क्लास बी ही जीती तो एल्डर जू होम मुझे इस ओहदे से भी हटा देंगे और फिर क्लास बी के हेडमास्टर पूरी जाओ एकेडमी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आप तो उन्हें जानते ही हैं कि वो सिर्फ उन लोगों को आगे आने देता है जिनको वो जानता है, इसके अलावा वो काफी ज्यादा बुरा इंसान है। ये सारी बातें सुन के जाओ किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो हमेशा से यही चाहते थे कि जाओ एकेडमी में सारे डिसाइपल हमेशा अपने बलबूते पर आए। फिर जाओ युआन भी वहाँ पर खड़ा था और अपने फादर से कहता है कि फादर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और साथ में एल्डर चू से भी कहता है कि आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन 3 माह के बाद शुरू होने वाला है और 3 माह में मैं कल्टीवेशन करके खुद को इतना मजबूत बना लूंगा ताकि मैं उनको कम्पीट कर सकूं। तो मास्टर चू से कहते हैं कि अभी के लिए ये काम तुम्हारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि क्लास बी के ली यू सबसे ज्यादा पावरफुल है और दूसरी तरफ यूवी हमारी क्लास की सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और हम लोगों ने उसी को ही चुना है क्योंकि वो अपने 6 मैंडेरियन ओपन कर चुकी है और सबकी उम्मीदें भी यूवी से ही वाबस्ता हैं। तो जाओ जुआन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उन्हें कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इस दफा का कॉम्पिटिशन क्लास ए ही जीतेगी। तो एल्डर चू भी उसको थैंक्स बोलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग युआन को यूवी के साथ देखते हैं जो कि उसे कह रही थी कि 3 ही महीने के बाद ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हारी तैयारी कैसी है। तो युआन उसे कहता है कि मेरी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम इंटर पोर्टल में जाना चाहती हो।
तो यूवी भी कहती है कि हाँ, अगर तुम मुझसे पहले इनर एकेडमी में चले गए तो मैं भी आउटर एकेडमी में रहकर क्या करूंगी, इसीलिए मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर खड़ा हुआ लिंची भी इन लोगों को साथ में जाता हुआ देख रहा था और काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। तो कीयू वहाँ पर आके उन दोनों को देखते हुए कहता है कि ये देखो जरा, यूवी की उसने एक दफा मदद की है लेकिन वो तो उसके प्यार में पागल ही हो गई है, और तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यूवी एक काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है, इसलिए उसे युवान जैसे लड़के के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने टैलेंट को यूज करते हुए कुछ ऐसा बेहतर ढूंढना चाहिए, क्योंकि युवान का तो भी एक भी मंडेरियन ओपन नहीं हुआ। तो कीयू उसे कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यूवी वाकई ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और मैंने तो उसे ये भी ऑफर किया था कि वो क्लास ए को छोड़ के हमारे साथ क्लास बी को ज्वाइन कर ले, लेकिन उसने तो मुझे ये कहकर इनकार कर दिया कि जाओवान जहाँ पर भी जाएगा मैं तो उसके साथ ही जाऊंगी, और लिंगशे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कभी भी यूवी के पास जाने का कोई मौका होगा, इसीलिए मैं तो तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम जाओ युवान को इस कंपटीशन में बुरी तरह से हरा दो तो हो सकता है कि यूवी तुम्हारे बारे में कुछ अलग तरह से सोचे और तुम्हें उसे इम्प्रेस करने का भी मौका मिल जाए। तो लिंगशु कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कंपटीशन में कोई भी अपना पार्टनर खुद सेलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो तो लॉटरी के जरिए ही होके आता है। तो वो उसे कहता है कि इस बात की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब अरेंजमेंट्स मैं खुद ही कर लूंगा, क्योंकि मैंने तो जाओ जुआन के 2-3 और भी पुराने दुश्मनों से बात कर ली है और वो भी उस दिन जाओ जुआन के साथ फाइटिंग करेंगे, और उसके बाद भी तुम्हें भी उसके साथ फाइटिंग करने का मौका दिया जाएगा और तुम तो यकीनन ही उसे हरा दोगे। तो लिंगशु उसकी बात सुन के कहता है कि मैं आपका ये एहसान किस तरह से उतारूंगा। तो वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरा एहसान उतारना चाहते हो तो इस कंपटीशन के बाद तुम क्लास बी को ज्वाइन कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लिंगशु यहाँ पर जाओ जुआन को जाता हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि मैं तुम्हें कंपटीशन में इतने बुरी तरह से हराऊंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम्हारा सामना मेरे साथ होने वाला है। फिर दूसरी तरफ हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, लेकिन कंपटीशन पे जाने से पहले मैं आपको कंपटीशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, दरअसल ये कंपटीशन हमेशा से ही क्लास बी जीतती आई है और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पावरफुल वॉरियर क्लास बी में जाते जा रहे थे और इस तरह से क्लास बी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेकिन क्लास बी का एल्डर मास्टर बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था और वो चाहता था कि पूरी जाओ अकेडमी के ऊपर कब्जा कर ले, और इसीलिए तो क्लास सी के एल्डर मास्टर एल्डर चू काफी ज्यादा परेशान थे और यहाँ पर जाओ जियन के कहने की वजह से उनकी सारी उम्मीदें अब उसी पे वाबस्ता थी। क्योंकि दोस्तों, जाओ जुआन यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसी वजह से था क्योंकि उसने काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक सीख रखी थी और इन टेक्निक्स के बारे में और किसी को भी पता नहीं था। अब यहाँ पर एक दिन पहले का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जाओ जुआन को देखते हैं जो कि एल्डर मास्टर से मिली हुई ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। और इस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की एक खासियत ये भी थी कि ये हेवन और अर्थ की एनर्जी को कंबाइन करके किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी में डाल सकती है, जिसे प्रैक्टिस करते हुए जाओ जुआन यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ये देख के काफी ज्यादा खुश भी होता है कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ी सी एनर्जी को खुद में एब्जॉर्ब किया और मेरे इतने दिनों की मेहनत भी जाया नहीं हुई, बल्कि मैं ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को अच्छे से सीख भी गया हूँ। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के मिस याओ उसे कहती है, तुमने क्या कहा कि तुमने इस टेक्निक को सीख लिया है? मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुमने अभी इस टेक्निक को 0.1% भी नहीं सीखा। फिर वो अपने पेट टुनटुन से कहती है कि टुनटुन यहाँ पर इसे जरा ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक करके तो दिखाओ ताकि इसे पता चले कि इस टेक्निक को एग्जैक्टली करते कैसे हैं। उसकी बात सुन के टुनटुन यहाँ पर मैदान में आ जाता है और ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। ये देखते हुए जाओ जुआन काफी हैरान होते हुए याया से कहता है कि ये कैसा पेट है जो इंसानों की तरह भी परफॉर्म कर सकता है। तो याया उसे कहती है कि उसके काम पर ध्यान दो। फिर जावियान भी उसको अच्छे से देखता है कि वो ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को बहुत ही अच्छे से कर रहा है और उसका इनहेल और एक्सेल बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। और टुनटुन ने वहाँ पर हेवन और अर्थ की काफी ज्यादा एनर्जी को कंडेंस कर लिया था, जिसकी वजह से तो वहाँ पर एक ब्लैक होल भी अपीयर हो जाता है और टुनटुन ने काफी ज्यादा एनर्जी को भी खुद में एब्जॉर्ब कर लिया था। ये देखते हुए जावियान काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि वाकई ही ये टेक्निक तो काफी ज्यादा मुश्किल है और टुनटुन ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। यहाँ पर अब वो टुनटुन को ऑनर देते हुए उसको काफी ज्यादा खाना भी पेश करता है। अब ये सब कुछ तो जाओ जुआन ने दरअसल अपने प्रोटेक्शन के लिए किया था, क्योंकि बेसिकली तो उसे टुनटुन से बहुत ज्यादा डर लगता था कि किसी दिन उसे गुस्सा आया तो इसकी खूब धुलाई ना कर दे। उसके बाद जुआन ने फिर से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो पहले से भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। तो मिस याया भी यहाँ पर उसे देखते हुए उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहती और उसे कहती हैं कि तुम तो पहले से भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जुआन को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए काफी ज्यादा इंटरनल पेन भी हो रहा था। तो मिस याया उसे कहती हैं कि हाँ, तुमने क्या सोचा था कि ये टेक्निक करना इतना ही आसान काम है? मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती कि जब मैंने ये टेक्निक सीखी थी तो मुझे कितना पेन हुआ था। लेकिन युवान यहाँ पर दोबारा फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इस टेक्निक को जल्दी जल्दी करके ही सीख लूंगा ताकि मैं अपने 8 मेंडेरियन को जल्द ही ओपन कर सकूं। तो याया उसे कहती है कोई भी इंसान इस टेक्निक को दिन में सिर्फ एक ही दफा परफॉर्म कर सकता है। तो युवान कहता है लेकिन मैं तो इसे दूसरी दफा करने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। फिर याया यहाँ पे सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जावियान जब पैदा हुआ था तो उसके 8 के 8 मंडेरियन पहले से ही ओपन थे और उसके पास ड्रैगन की भी पावर थी, इसीलिए वो इतने ज्यादा दर्द को इजीली झेल सकता है।
और यहाँ पर युवान भी अपनी इस प्रैक्टिस को खत्म कर चुका था। तो याया कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी कि ये लड़का इस टेक्निक को एक दिन में कितनी दफा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि इसके पास स्पेशल एनर्जीज हैं। फिर जावियान यहाँ पर थक के नीचे लेट जाता है। तो मिस उसे कहती है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें आज के लिए बस कर देना चाहिए, क्योंकि तुम ऑलरेडी 4 दफा इस टेक्निक को परफॉर्म कर चुके हो और मुझे तो तुम आम से ही लड़के लगते थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी क्यों दी है। ग्रैंडपा के नाम से युआन को याद आता है कि उन्होंने बताया था कि मिस याया के पास भी काफी स्पेशल किस्म की पावर्स हैं और वो अभी अपनी टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकती। तो युआन यहाँ पर उनके पास आ जाता है और उन्हें कहता है कि मिस याया, क्या आपको हेवनली मार्स की टेक्निक आती है? तो क्या आप मुझे वो टेक्निक भी सिखा सकती हैं? तो वो उसे कहती है कि मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखो, ना ही मैं तुम्हें ये काम सिखाने वाली हूँ। तो युआन भी यहाँ पर उनकी कमजोरी जानता था, इसलिए उनसे कहता है कि अगर आपने मुझे ये टेक्निक सिखा दी तो मैं आपको इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बेस्ट वाइन पिलाऊंगा। तो वो फौरन से हाँ कर देती है और फिर उसे कहती है कि मुझे ये बताओ, हेवनली मार्स की एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? तो युआन कहता है कि वो है सोल। तो याया भी उसे कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम देख सकते हो कि तुम्हारी सोल यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए अगर तुम मुझसे टेक्निक सीखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और अपनी सोल को बेहतर बनाने के लिए मेरे ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी तुम्हें क्योस वॉइस टेक्निक दी है और उसकी मदद से तुम अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। फिर जावियान यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है ताकि वो अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना सके और इस कल्टीवेशन के दौरान वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक ब्लैक होल भी आ गया था। और उस ब्लैक होल पोर्टल में से उसे एक आवाज भी आती है कि जैसे ही तुम इस पोर्टल के अंदर एंटर होगे तो इस तरह के तुम्हें 9 पोर्टल्स मिलेंगे। जैसे जैसे तुम उन पोर्टल्स में एंटर होते जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। अगर तुमने उस प्रेशर को बिल्ड कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी सोल अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन ये बात याद रखना कि इस टेक्निक को करने में तुम्हें काफी ज्यादा पेन भी होगा। तो युआन भी यहाँ पर हर एक पेन के लिए रेडी था। ये बात सोचते ही युआन यहाँ पर पहले पोर्टल के अंदर एंटर होता है, लेकिन उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी बॉडी वहाँ पर ही ब्रस्ट हो जाती है और वो वापस फिर से ही पहले वाली जगह पर आके ये सोचता है कि ये प्रोसेस तो वाकई ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी और मुझे मुसलसल कोशिश करनी होगी। ये कहते ही वो पोर्टल के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ पर उसकी सोल बार बार ब्रस्ट होती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हुए पोर्टल में आगे आगे बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ पर रियल बॉडी तो उसकी यहाँ बैठी हुई कल्टीवेशन कर रही थी और मिस याया भी उसे देख रहे थे कि उसमें से काफी ज्यादा एनर्जीज निकल रही हैं, जबकि अंदर तो युआन की बॉडी काफी ज्यादा टेस्ट क्लियर कर रही थी और यहाँ पर वो उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जीज निकल रही थी। तो यहाँ पर मिस याया उससे पूछती है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम पहले पोर्टल में एंटर हो गए हो? तो वो कहता है कि पहला पोर्टल मैंने क्लियर कर लिया है। तो मिस याया कहती है कि तुम्हें इसके लिए कितनी दफा मरना पड़ा? तो युआन उसे कहता है कि टोटल 89 दफा। उसकी बात सुन के याया काफी इंप्रेस हो रही थी, तो कह रही थी कि चूंकि अब तुमने सोल को स्ट्रॉन्ग बना ही लिया है तो अब तुम अपने मास्टर के दिए हुए ब्रश को भी यूज कर सकते हो। तो युआन यहाँ पर जैसे ही उस ब्रश को बाहर निकाल लेता है तो उसमें से पहला सिंबल भी ऑन हो गया था और युआन यहाँ पर उसको किसी स्पेयर की तरह यूज कर सकता है, जो कि किसी भी बड़ी चट्टान को रेजा रेजा कर सकता था। और युआन यहाँ पर इस ब्रश का यूज करते हुए हेवनली मार्स टेक्निक को भी यूज कर सकता था। फिर मिस याया उसे कहती हैं कि चूंकि अब तुमने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर ही लिया तो अब मैं तुम्हें एक और टेक्निक के बारे में भी बताती हूँ, जिसे कहते हैं टाइगर रोर हेवनली मार्क। लेकिन युआन को ये करते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पर मिस याया उसे काफी अच्छे से सिखाती हैं, जबकि वो अपनी बाकी टेक्निक्स को भी छोड़ता नहीं और उन्हें भी प्रैक्टिस करना जारी रखता है। और फिर फाइनली यहाँ पर हमें कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ इस ग्रेट एग्जामिनेशन टेस्ट को देने के लिए सभी के सभी स्टूडेंट वहाँ पर अरीना में आ चुके थे। फिर कंपटीशन के दौरान युआन यूवी से कहता है कि तुमने तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही। तो वो कहती है कि हाँ, तुम भी पीछे नहीं हटे और मैं जानती हूँ कि तुमने भी 3 महीने में काफी ज्यादा जी लगा के प्रैक्टिस की है। फिर दूसरी तरफ हम युआन के कंपटीटर्स को भी देखते हैं जो कि उसी के खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे थे और क्लास बी के एल्डर भी यहाँ पे क्लास ए के एल्डर से कह रहे थे कि इस दफा भी हमारी ही क्लास विन करेगी और उसके बाद पूरी की पूरी जायो कार्ड भी हमारे अंडर होगी। उनकी बात सुन के एल्डर चाओ कहते हैं कि आप वक्त से पहले कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इस दफा मैंने भी अपनी क्लास को काफी अच्छे से प्रिपेयर किया है। फिर अरीना में एक एल्डर मास्टर आते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि सबसे पहले फाइटिंग पीयून की जाओ जुआन के साथ होगी। ये सब देख के तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि पीयून ने तो अपने 3 मैंडेरियंस को ओपन कर रखा है, जबकि जाओ जुआन के पास कोई भी पावर नहीं है, तो वो तो बहुत जल्दी ही हार जाएगा। लेकिन जू युआन यहाँ पर जैसे ही फाइटिंग के लिए आता है तो पीयून उसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था और युआन यहाँ पर फाइटिंग के दौरान उसके सारे अटैक्स को बहुत अच्छे से डॉज कर देता है। अब पीएन को भी यहाँ पर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो अपने 3 मैंडेरियन की पावर को एक साथ ही एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे जाओ जुआन उसे बहुत इजीली पीछे की तरफ धकेल देता है। अब यहाँ पर उसके सभी साथियों की ये देखते हुए मुंह खुले का खुला ही रह गया था। तो युआन कहता है कि तुम्हें तो मैंने काफी इजीली हरा दिया, तुम्हारे साथ लड़ना तो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं किसी बच्चे के साथ लड़ रहा हूँ। यहाँ पर उसके कंपेटिटर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और दोस्तों यहाँ पर तो युआन ने सिर्फ एक ही टेक्निक का यूज करके उसको काफी अच्छे से मजा चिखा दिया, लेकिन अभी तो उसकी काफी ज्यादा और भी सीक्रेट टेक्निक्स थी जो कि दिखाना बाकी थी। और अब इन सारी बातों का पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।